स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। सच और हकीकत जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो कभी छुपाए नहीं छुपते। एक ना एक दिन आपको सच का सामना करना ही पड़ेगा। आज हक की आवाज में एक माँ अपने बेटे को खो जाने पर उठाती है हक की आवाज। एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया, ना वो अपने बेटे का चेहरा देख सकी और ना ही उसे दफना सकी। आइए जानते हैं उस माँ के लाल के साथ ऐसा क्या हुआ। रात का वक्त था। एक लड़का अपनी बीवी और बच्चों को मिलने जो अपने मायके गई थी अपने घर से निकलता है, लेकिन ना तो वो अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंचता है, ना तो वो अपने घर वापस आता है। आखिर रास्ते में ऐसा क्या हादसा पेश आया कि वो लापता हो गया। कर्नाटका के बीजापुर शहर के सकाफ रोजा मोहल्ले का रहने वाला इरफान लालसाब अख्तर 27 सितंबर 2016 की रात 8:30 बजे अपनी बाइक लेकर घर से निकला। रात 9:30 बजे उसकी मां ने उसे फोन किया तो इरफान ने कहा, मैं अभी बीजापुर में ही हूँ, बीवी और बच्चों को मिलने सवनहल्ली जा रहा हूँ। रात के 11 बजे तक मां को जब बेटे का फोन नहीं आया तब उसने परेशान होकर वापस कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो सका। मां थोड़ी देर कोशिश करने के बाद अपनी बहू के नंबर पे कॉल करती है और पूछती है, मदीना बेटे इरफान तुम्हारे पास पहुंच गया? बहू ने कहा, नहीं माँ, वो अभी तक नहीं आए और उन्होंने मुझे आने की खबर भी नहीं दी थी। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, उसके आते ही मुझे वापस से फोन करना। अब माँ उसके तमाम खास दोस्तों से कांटेक्ट करती है, लेकिन इरफान का किसी को पता नहीं था तो निराश हो जाती है और रात बड़ी बेसब्री से गुजारती है। और जैसे ही सुबह होती है माँ अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर सारा शहर छान मारती है। इरफान का कहीं पता नहीं चलता। तो आखिर इरफान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से गायब हो गया। इधर उसकी माँ और घर वाले परेशान और उधर उसकी बीवी। जब इरफान का कहीं पर भी पता नहीं चलता तो मां अपने गुमशुदा बेटे की फरियाद लेकर कंप्लेंट दर्ज करवाने 28 सितंबर 2016 को गांधी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। मगर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती। 6 दिन तक इंतजार करने के बाद वो अपनी कंप्लेंट लेकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे वही एसआई मिल जाता है जिसने उसकी कंप्लेंट को अनसुनी कर दिया था। वो घबराकर उनसे आने की वजह पूछता है तो बताती है कि आपने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी, इसलिए मैं एसपी साहब के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने आई हूँ। ये सुनकर एसआई गुस्से में आ जाता है और गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करके इरफान के माँ बाप को वापस स्टेशन जाने के लिए कहता है। उसके बाद में उन्होंने इनकार नहीं करेगा। मैं पानीटा के पास गए, पानीटा के पास गए बाद में उन्होंने सर को मिलने गए बाद में पाटिल सर वहाँ आते रेवन सर, उन्होंने सर क्या गुस्से गए मना यहाँ की याग बंदिर भाई लेकर बोले, नहीं सर वहाँ तो कंप्लेंट पूरा क्या भी नहीं करे, उन्होंने इनकार ही नहीं करे। मैंने बड़े साहब से मिलने ऐसे बोलने से उन्होंने क्या कहा, मेरे मतलब को गालियाँ दी यहाँ का इले याग बंदिर को गालियाँ दिए। सर मैं उनको क्या बोली पाटिल सर को, सर तो मैं गुस्से से बात ना को करूँ और हमें इनकारी मेरे बेटे से इनकारी करूँ मैं और लोकेशन पर यथाच बता रहा हूँ, बार बार तुम्हें ये बोलने लगे। उसके आगे का मेरे बेटे का क्या भी कुछ तो भी हुआ तो भी मुझे जरा प्रूफ मिला था, मैं यहाँ फिरा तो भी मुझे इनकार नहीं करे। और उसके बाद 5 तारीख को गांधी चौक को गए के बाद में 5 तारीख को गए बाद में उन्होंने क्या करा, जब एफआर पाड़े उन्होंने और 5 अक्टूबर 2016 को रात 10 बजे एफआईआर दर्ज किया जाता है। पुलिस अपना काम करते हुए 9 अक्टूबर 2016 को विजयवाणी कन्नड़ा पेपर में इरफान अख्तर की गुमशुदगी की फोटो डालती है ताकि कहीं से उसका सुराग मिल सके। अब इरफान को गुम हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, मगर अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका था। 25 दिसंबर 2016 को
इरफान अत्तार के छोटे भाई असलम को एक गैराज के पास एक होंडा शाइन बाइक नजर आती है जो उसके भाई की थी। असलम आरसी बुक लेकर इंजन और चस्सी नंबर चेक करने पर कंफर्म हो जाता है कि ये बाइक तो इरफान की ही है। गैरेज वाले से पूछने पर बताया जाता है कि 2 लोग इसे रिपेयर करवाने के लिए इसे यहाँ छोड़ गए हैं। उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस तड़वलगा के रहने वाले दयानंद मठपति और जुमनाल के रहने वाले बसैया राचैया मठपति को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। वो दोनों बताते हैं कि ये बाइक उन्हें जुमनाल क्रॉस के पास, जो बीजापुर शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है, एक गड्ढे में पड़ी हुई मिली। पुलिस की टीम इरफान के घर वालों को लेकर हादसे की जगह पर पहुंचती है तो वहां इंसानी ढांचे की कुछ हड्डियां, इरफान का सेलफोन, पॉकेट, बेल्ट और पैंट मिलते हैं। तो क्या वो ढांचा इरफान का ही था? क्या इरफान की लाश की ये हालत हुई थी? अब इरफान की मां की हालत बिगड़ गई। जिस बेटी की तलाश वो पिछले 3 महीने से कर रही थी, आज उसे उसकी लाश का चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। उसके मासूम बीवी और उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अब तक अपने बाप के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं कि वो अब अपने बाप को कभी नहीं देख सकती। इरफान के घर वालों का इल्जाम है कि जब इरफान के पास मोबाइल मौजूद था तो पुलिस उसका लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढ सकती थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही से ऐसा नहीं किया गया। जब इरफान के घर वाले परेशान होकर बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर काटने लगे तो पुलिस वालों ने कहा कि हम भगवान थोड़ी हैं जो आपके बेटे को ढूंढ लें। इसके बाद में इनकारी करते हैं, तुम्हें भी इनकारी करो, तुम्हें भी ढूंढो, मैं क्या अल्लाह हूँ क्या, मैं वली अल्लाह हूँ क्या, करके ऐसा बोलते गए। इरफान के घर वाले निराश होकर उसे अलग अलग शहरों में ढूंढते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लगता। अब बात करते हैं उन बाइक चुराने वालों की। जब उन्हें वहां पर बाइक दिखाई दी तो क्या उन्हें इरफान की लाश दिखाई नहीं दी? अगर झाड़ियों की वजह से लाश दिखाई नहीं दी तो क्या उन्हें बदबू भी नहीं आई? जबकि इरफान के घर वालों का कहना है जब पुलिस के साथ हादसे की जगह पर पहुंचे तब भी बदबू आ रही थी। तो इससे पता चलता है 2 महीने पहले तो ज्यादा ही बदबू आ रही होगी। क्या उन बाइक चुराने वालों के पास इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो पुलिस को बताते कि यहाँ पर एक अनजान इंसान की लाश पड़ी हुई है? अगर मान लीजिए लाश दिखाई भी नहीं दी होगी मगर बाइक तो मिली थी, लेकिन इन लोगों ने पुलिस को बताना जरूरी ना समझकर उस गाड़ी को 2 महीने अपने पास रखा। ये दोनों आरोपी इरफान की गाड़ी के आगे और पीछे के नंबर प्लेट निकालकर उसे रिपेयरी करवाने गैरेज में ले जाते हैं। तभी पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर कोई कार्रवाई ना करते हुए उन्हें छोड़ देती है। क्या हम इसे पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकत समझे या पुलिस और उन चोरों की मिली भगत? दरअसल इन्हें चोर भी नहीं कह सकते क्योंकि कानून के रखवालों को ही ये लोग चोर नजर नहीं आते, तो भला मैं इन्हें कैसे चोर कह सकता हूं? क्या बाइक चुराने वाले हो या किसी और की मिली हुई बाइक को अपने बाप की समझकर उसे मरम्मत करके इस्तेमाल करने वाले, भला वो कैसे चोर हो सकते हैं? वो तो समाज सेवक हैं, हमारे रखवालों के नजर में चोर थोड़ी हैं। आइए इस पर जानते हैं क्या इन लोगों ने कानून को तोड़ा है या नहीं कानून के नजर से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर वकील मिस्टर एम.एन. बिड़गी। सर, क्या कानून के तहत दयानंद बसैया ये दोनों बाइक अपने पास रख सकते हैं? इस बाइक को बसैया और दयानंद दोनों नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि न ये
बाइक के मालिक हैं, न ही बाइक के रजिस्टर्ड ओनर तरफ से परमिशन ली है। जी ये तो बाइक रोड के किनारे जी डैमेज कंडीशन में इनको मिली है। जी तो इस डैमेज कंडीशन में जो बाइक मिली इनको, जी तो क्या हालत थी इसकी, इसलिए इस हालत को पुलिस को खबर देनी चाहिए थी, लेकिन वो पुलिस को खबर न देते हुए अपने पास रखना जुर्म है। अच्छा, तो आपके कहने के मुताबिक इन लोगों ने कानून को तोड़ा है। कानून के तौर पर कोई चीज गिरी हुई मिलती है तो पुलिस को खबर देना चाहिए, और ये तो बाइक डैमेज कंडीशन में रहने की वजह से एक्सीडेंट भी होंगी, या तो कोई इसको तोड़ फोड़ा मार कर तोड़ फोड़ किया होगा, इसलिए इस बाइक को अपने कब्जे में विरासत में लेना गलत है। सर, अब आपके मुताबिक इन लोगों ने कानून को तोड़ा है, तो उसके मुताबिक क्या आईपीसी सेक्शन के तहत इन लोगों पे किस तरह की धाराएं लगानी चाहिए थी? तो इस केस में अगर गाड़ी एक्सीडेंट में डैमेज भी है तो पुलिस को ये लोग खबर देनी चाहिए थी जी। अगर ये गाड़ी एक्सीडेंट में नहीं डैमेज हुई, फिर इसको मार तोड़ फोड़ कर डैमेज किया गया है, तो इसका केस अलग बनता है। तो इस आदमी की इस गाड़ी के मालिक जो है आदमी, वो क्या मर गया है या जिंदा है, उसके बारे में तहकीकात करना पड़ता है। अगर इस गाड़ी का मालिक मर गया है तो उसने वो आदमी कैसे मरा उसके बारे में तहकीकात करना पड़ता है। वो उसको पैसे लेने के लिए कोई मारे हैं या तो गाड़ी को डैमेज किए हैं। उस वक्त जो उसकी मौत हुई तो सेक्शन 302, 395, 201 और सेक्शन 34 आईपीसी की धाराएं लग सकती हैं। ये जो है सेक्शन 302 के हिसाब से उसको मर्डर करने का जुर्म, और 395 उसके पास की कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, पैसे या तो सोना वगैरह कुछ लेने के लिए मारे हैं तो 395 लगता है, और सेक्शन 201 और इस घटना को छुपाने के लिए और वहाँ के जो एविडेंस नाश करने के लिए जी। जो करते हैं तो सेक्शन 201 लगता है। उसके बाद में दोनों मिलके जुर्म किए हैं, इसलिए 34 आईपीसी लग सकता है। तो अगर ये किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो वो अगर पुलिस के इंक्वायरी से ही मालूम पड़ेगा। अब वकील साहब के कहने के मुताबिक उन लोगों पे आईपीसी धारा लगानी चाहिए थी, मगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया ये पुलिस ही जाने। मगर वकील साहब, हम आपसे और एक सवाल पूछना चाहते हैं। 5 अक्टूबर 2016 को इरफान अत्तार की गुमशुदा की खबर गांधी चौक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसके 3 महीने बाद यानी 31 दिसंबर 2016 को रूरल एरिया में इरफान अत्तार के कुछ कपड़े और एक मोबाइल और कुछ हड्डियां मिलती हैं। इससे यह पता चलता है कि इरफान अत्तार मर चुका है। उसके बाद गांधी चौक पुलिस थाने के जिम्मेदारों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी? अगर इस इरफान अत्तार के जी जो मौत होने की जी बारे में जी कुछ एविडेंस मिल जाते हैं तो गांधी चौक पुलिस स्टेशन वाले इसके बारे में वहाँ का जो है पंचनामा जी करके फिर इस पहले जो अपने पास एफआईआर हो गया था, जी दर्ज किया गया था, जी उस एफआईआर के साथ में उस कंप्लेंट को लगा के, मिसिंग कंप्लेंट, ये उस गुमशुदा जगह का पंचनामा, ये सब लेकर इसी एफआईआर को रूरल पुलिस स्टेशन के जिम्मेदाराना ऑफिसर को भेजना चाहिए था। सर, क्या एक घटना के 2 एफआईआर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये घटना के बारे में जी जब एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होता जी। है तो अगर उस घटना का दूसरे पुलिस स्टेशन के हद में जी। हुआ है बोल के पता चलता है जी। तो उस एफआईआर को
जिस पुलिस स्टेशन रेफर किया। के जिस पुलिस स्टेशन के हद में हुआ हो उस पुलिस स्टेशन को इस एफआईआर को भेजना चाहिए। कौन ये गांधी चौक पुलिस स्टेशन थाने वाले उस एफआईआर को रिफर करना चाहिए था रूरल पुलिस स्टेशन वाले को। रूरल पुलिस स्टेशन मगर भेजना सर चाहिए था। मगर सर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। इस केस के 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। गांधी चौक पुलिस थाने में 328/16 मिसिंग 510/16 और इसी तरह रूरल पुलिस थाने में यूडी नंबर 59/16 31 दिसंबर 2016 को दर्ज किया गया है। ये सरासर गलत है, क्योंकि एक घटना के बारे में एक ही एफआईआर होता है। अगर वो एफआईआर मिसिंग हो या यूडी हो, अगर एफआईआर मिसिंग में दाखिल किया गया है, आगे उसकी लाश मिल जाती है तो उसको यूडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी। और एफआईआर जब यूडी में हो गया है, आगे इस आदमी का मर्डर क्या कुछ तो हुआ है बोल के पता चलता है, तो उसको सेक्शन 302, 201 और जो भी धाराएं लगती हैं उसमें कन्वर्ट करने के लिए आता है। लेकिन इसमें जो है आप जो बता रहे हैं, गांधी चौक पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 328/2016 और ये रूरल में एरिया में यूडी नंबर 59/2016 ये दोनों सरासर गलत है। इसमें कोई भी हो एक ही एफआईआर होना चाहिए था। ये कानूनन गलत है। तो अभी आपने देखा किस तरह वकील साहब ने हमें कानून की पूरी माहिती दी। इससे पता चलता है कि कानून के रखवालों ने इस केस में बहुत से गलतियां की हैं। तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें सही जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर क्या है इसकी वजह, ये तो वक्त ही बताएगा। इरफान के घर वालों का आरोप है कि अगर पुलिस इस केस को सीरियस लेती और सही तरीके से तहकीक करती तो उन्हें अपने बेटे की लाश का चेहरा तो नसीब होता। का फैसला कौन सा भी कर रहे नहीं, क्या नहीं। जुमनाट में गाड़ी मिली तो उसका प्रूफ भी क्या भी नहीं है, खाली हड्डा मिले, उसका इंक्वायरी कौन भी कर रहे नहीं। इसकी इंक्वायरी करने वाले कौन है? आगे हमना प्रूफ इंसाफ होना। हमना मेरा सुनने जैसा बेटा गए, उसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, क्या भी इंसाफ इसने मिलने लगा। वो उनको पकड़े सलंग, उनको भी छोड़े, सोबिच करे, वो कैसा क्या कर बोल को। मेरे बहू के छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे के, और उसका इंक्वायरी और उसका सबूत दिलाने वाले कौन है? मेरा इंसाफ दिला दो, सबूत दिला दो। और वो बच्चा को ले मैं कहाँ दालेदार फिरूँ? मेरा मर्द बीमार इंसान, उसे शुगर की बीमारी है और आपने वाला मेरा मर्द 1 लाख है। उसका इंक्वायरी कौन करते? मुझे सबूत दिला दो, तुम इंसाफ करना चाहे। हम गरीब हैं, हम रात खाने वाले हैं, हम रोड पर बैठ कर व्यापार करने वाले हैं। मुझे इंसाफ नहीं मिली मेरे बच्चे के बारे में। और उसके कुछ तो मिली, उसको मैयत तो मिलती थी, उसका चेहरा तो मिलता था, उसे 2 बूंद पानी तो डालते थे। हमारे उसका क्या भी चेहरा नहीं मिला हमना। और मेरे 2 महीने बच्चे है, 2 महीने बच्चे को लेकर मैं पुलिस स्टेशन को फिर ऐसा मैं क्या भी इंक्वायरी नहीं करे। लोकेशन मोबाइल का भी लोकेशन नहीं दिखाए, क्या भी नहीं दिखाए। वो मोबाइल लोकेशन में दिखाए थे, उन्हें मिल सकते थे। जुमना तक इस बता रहा, वो कर रहा, वो वैसे बोलते गए। उन्हें क्या भी करे, इंक्वायरी करे नहीं उन्हें पुलिस। हमने फिराते गए, आज बोलता हूँ कल बोलता हूँ, आज बोलता हूँ कल बोलता हूँ, फिराते गए हमने। लेकिन हमारे पीछे प्रूफ कौन सा भी मिला नहीं और सबूत दिए भी नहीं उन्होंने। इरफान के छोटे छोटे मासूम बच्चे आज भी अपने बाप के आने का इंतजार कर रहे हैं, मगर अफसोस उन्हें पता नहीं कि वो अपने बाप को खो चुके हैं, जो उन्हें अब कभी नहीं मिल सकता। लेकिन अभी भी ये सस्पेंस बाकी है कि आखिर उस रात इरफान के साथ क्या हुआ था। क्या उसका एक्सीडेंट हुआ या मर्डर? इस राज पर से तो पर्दा तभी उठेगा जब इस केस की सही तरीके से तहकीक की जाएगी। बेंगलुरु मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक स्टेट में 2014 से 2015 में 14,361 लोग किडनैप और मिसिंग केस रजिस्टर हुए हैं। उनमें से मिलने वाले 11,283 और 72 लोग मुर्दा घोषित पाए गए, जिसमें 3,006 लोगों का अब तक कोई पता लग नहीं पाया। इस सर्वे के मुताबिक हर रोज कर्नाटक में 27 लोग मिसिंग और किडनैप होते हैं। उसके बावजूद सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? अगर सरकार हर जिले में मिसिंग पुलिस स्टेशन लागू करेगी तो इस तरह की घटनाओं में कमी हो सकती है। अगर आप भी सिस्टम के सताए हुए हैं तो उठाइए अपनी हक की आवाज।
हम उन सोए हुओं को जगाएंगे, बन के आपकी आवाज।